नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी और आरएसएस भी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है विस्तार से अपन शुरू कर रखा है अपन ने। तो सभी साथी जुड़े हैं सर्वा क्लासेज के साथ में, और सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें है अपनी, और अन्य साथियों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें मेरे दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं उनको अपनी क्लास है उसका फायदा मिल सके। तो ये कोशिश आप जरूर करें। आरपीएससी और आरएसएस भी से संबंधित अपना सिलेबस चल ही रहा है, और भूआकृतिक प्रक्रिया जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर पार्ट 2 आज अपन देखने वाले हैं। भूआकृतिक प्रक्रिया पार्ट 2 इसमें अपन देखेंगे। तो अपक्षय जो था उसके टाइप्स अपन ने देख लिए थे, जैसे कि भौतिक और यांत्रिक अपक्षय अपन ने विस्तार से देख लिया था। रासायनिक अपक्षय जो है केमिकल वेदरिंग जो वो भी देख लिया था, और जो जैविक अपक्षय है उसकी चर्चा विस्तार से कर ली थी। तो सेकंड क्लास इसकी चल रही है भूआकृतिक प्रक्रियाओं की, तो उसमें अपन देखेंगे अब एक तो भूस्खलन जो होता है ना, जो प्रवाह होता है, स्खलन होता है, पातन होता है, उसकी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। फिर अगले कालांश में अपन ने जो अपर्दन और निक्षेपण है उसकी चर्चा करेंगे। तो विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अपन देखने वाले हैं। क्लास को शुभारंभ करते हैं नए शब्दों के साथ में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो आशियाना, पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो ये आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के ये आशियाना बनता है। तो जिंदगी में यदि सक्सेस होना है तो हमें भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, और स्टेप बाय स्टेप अपन कहते हैं ना, सीढ़ियाँ टू सीढ़ी बाय सीढ़ी यदि अपन चढ़ते हैं तो छत पे पहुंच जाते हैं, है ना। डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप चलें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। एनसीईआरटी आधारित सिलेबस आप तक हम पहुंचा रहे हैं, विस्तृत क्लासें आ रही है, और विभिन्न विद्वान जो है ऑथेंटिक बुक्स है, इसके अलावा अपने जो विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक सर्वे है, तो वहाँ के डाटा, संपूर्ण डाटाओं के साथ आप तक क्लास पहुंचाई जा रही है। तो जरूर जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में और इसको शेयर करें। देखते हैं क्या लिखा है अपनी क्लास में। आज अपन संचलन की चर्चा करेंगे। तो अपक्षय की चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली। अपक्षय के बाद अपन चलते हैं आज संचलन में। कौन सा टॉपिक था, कहां तक पहुंच गए थे। अपक्षय का इंपॉर्टेंस हो गया था वृत्त संचलन। तो संचलन के अंदर यहां अपने को आना है, ठीक है। तो अब संचलन क्या था इसके बारे में यदि अपन देखें तो साथियों, जो संचलन मुख्य रूप से होता है ना, तो गुरुत्व बल के सहारे जब उच्च भाग जो होते हैं वहां से निम्न भाग की ओर पदार्थों का प्रवाह होता है, एक प्रकार से कहें तो, है ना। तो उच्च भाग जो है वहां से निम्न भाग की ओर पदार्थों का प्रवाह है, मुख्य रूप से क्या कहलाता है, संचलन कहलाता है। और संचलन जो है उसके पीछे जो उत्तरदायी कार्य कौन कौन से है, ये कितने टाइप का होता है, बारी बारी से प्रत्येक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है वृत्त संचलन। वृत्त संचलन में सभी प्रकार के संचलन शामिल होते हैं, है ना। वृहत संचलन आ गया तो इसमें सभी प्रकार के संचलन शामिल है, जैसे विसर्पण, बहाव, स्खलन और पातन, चार चीज यहां पे आई है। तो एक ये क्या होता है, जैसे कि वृहत संचलन यदि अपन लें, शायद ये कम आ रहा होगा ना, वृहत संचलन की चर्चा यदि अपन करें तो इसके अंदर यदि अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से सभी प्रकार के संचलन इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि विसर्पण की बात की अपने, ढाल के सहारे गुरुत्व बल के द्वारा प्रभावित होकर के सेलें जो है वो ढाल के अनुरूप, है ना, ढाल की ओर, ढाल प्रवणता की ओर आगे यदि खिसकती रहती है तो एक प्रकार से कहें तो विसर्पण कहलाता है। इसके अलावा इसमें आता है स्खलन। तो इसमें जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र है वहां से सेलें
जब अभारितकरण की प्रक्रिया या उनके आधार से जब बाहर हट जाता है, उनका आधार कमजोर हो जाता है, तो गुरुत्व बल का प्रभाव उनके ऊपर सीधा पड़ता है, जिसके कारण ऊपर से सेलें हैं टूट करके और ढाल के सारे सारे नीचे की ओर आ जाती है। तो वो एक प्रकार से कहें तो स्खलन कहलाता है, जैसे कि भूस्खलन, सेल स्खलन, है ना। इसके अलावा एक होता है पातन। अब इसे सेल पतन या पातन एक ही बात है। पतन या पातन के अंदर क्या होता है, जो भी सेल होती है वो गुरुत्व बल के सारे नीचे तो आती है, प्रवणता की ओर आती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो किसी भी जो जैसे पहाड़ी की ढाल है उसके सारे टच होती हुई ना आकर के डायरेक्ट ऊपर से गिरती है, बिना किसी आधार के स्पर्श किए। स्वतंत्र नीचे सेल का टूटा हुआ भाग है वो नीचे की ओर गिरता है, तो उसको अपन सेल पातन कहते हैं। इसमें जो गिरने की गति जो होती है थोड़ी सी फास्ट होती है, स्खलन में इस पातन से थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद में विश्रमण में उससे और कम होती है। मृदा द्रवण उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, निम्न ढाल थोड़े होते हैं, वहाँ मिट्टी भारी तत्वों के सारे भूआकृतिक प्रक्रियाओं के सारे बाहरी बलों के सारे जब ढाल के अनुरूप आगे की ओर स्खलित हो जाती है तो उसको मृदा द्रवण कहा जाता है। तो कई रूप इसके अपन देखेंगे। तो अभी अपने मैंने बताया आपको कि इसमें विसर्पण है, भाव वही है, मृदा द्रवण एक भाव का ही रूप है, और स्खलन ऊपर से गिरना, पातन है जो आधार है उससे दूर हट करके सेल का टूट करके नीचे सीधा गिर जाना, क्या कहलाता है, पातन कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप सभी को देखते हैं। जब सेलों का वृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है, तब वृहत संचलन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा यहाँ पे साथियों, तो बल इस यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। जो भी सेल है, जो भी पहाड़ी है, जो भी उच्च शिखर है, यहां से यदि मलबा नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होता है, तो यह मलबा जो गिरता है नीचे की ओर, तो इसके पीछे कारण क्या है, यहां इस धरातल का लगने वाला गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण, यही काम करता है यहाँ पे गुरुत्व बल। क्यों? क्योंकि ऊपरी वाले भाग से गुरुत्व फोर्स जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है। इस कारण से इस ढाल के सहारे जो अपक्षित सेलें होती है, जो कमजोर सेलें हो जाती है, जिनका आधार कमजोर हो जाता है, जो सेलें अपतरित हो जाती है, खुल जाती है, विदलित हो जाती है, वो सेलें टूट करके नीचे की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देती है ना। तो इसको अपन बोलते हैं वृहत संचलन। वृहत संचलन अपर्दन में शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? अपर्दन में शामिल नहीं है, क्योंकि अपर्दन के कारक अलग है। अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक अलग है, वृहत संचलन के लिए उत्तरदायी कारक अलग है, इसलिए अपर्दन में शामिल नहीं है संचलन। क्यों? क्योंकि इसमें तो प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल, हिमानी, धारा, लहर, ये चीजें काम करती है, ये फोर्स के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो संचलन होता है, वृहत संचलन है, इसके अंदर जो काम करने वाला बल यहां पे है वो सिर्फ गुरुत्व बल। दोनों में डिफरेंस है। यहां जो बल काम करता है वो कौन सा है? गुरुत्व बल। और यहां जो काम करने वाले बल कौन से है? वो बाह्य बल, जैसे कि प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल, समुद्री लहरें, है ना, इसके अलावा हिमानियां, ये काम करते हैं। तो ये बल यहां दूसरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वृहत संचलन को अपर्दन में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें कोई भी अपर्दन कारक सीधे शामिल नहीं होता है। सीधा शामिल कोई कारक नहीं है, जो अपर्दन करते हैं वो कारक इसमें सीधे शामिल नहीं है, इसलिए इसको अपर्दन में शामिल अपन नहीं करते हैं। उसके बाद में वृहत संचलन जो है उसके प्रकार मैंने आपको बताए। फिर है वृहत संचलन को सक्रिय करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वृहत संचलन को सक्रिय करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कारक मुख्य रूप से यहाँ पे है, मैंने अभी कहा था। पहला कारक है प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा आधार को हटाना। आधार का मतलब होता है कि ये पहाड़ था और यहां से इस पहाड़ी का ये जो भाग था, कौन से वाला भाग? ये वाला भाग, ये पहले मलबा यहाँ पे था, ऊपर से पानी आया और पानी आने से ये मलबा जो है, पूरा का पूरा मलबा ऊपर से जैसे ही पानी इधर से आया तो ये पानी के साथ मलबा बह करके और साइड में चला गया, तो ये जगह खाली हो गई। अब ये जो कठोर शेल यहां पे आपको नजर आ रही है, ये कठोर शेल अब आपके समक्ष नजर आ रही है, यही कठोर शेल बची है।
ठीक है ना। तो कठोर शेल जो बची है ये आपके समक्ष से, मान लिया ये पहाड़ी बची है। अब इस पहाड़ी का ये वाला भाग है ये तो कट गया है ना, तो बचा क्या, ये भाग। अब इसका आधार यहां से ये सीधा यहां पे गुरुत्व फोर्स काम करा यहां पे सीधा, तो ये क्या करेगा फिर यहां से इसका या तो सेल पतन होगा, ये आधार कमजोर होते ही ये सेल यहां से टूट जाएगी, टूट करके ये इसका अग्र भाग है वो नीचे की ओर सीधा गिर जाएगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ कंकड़ टूटते टूटते चट्टाने टूट टूट करके और इसे ढाल के सारे नीचे आ जाएगी। तो या तो इसमें भूस्खलन होगा या सेल स्खलन होगा या इसमें सेल पातन होगा। तो ये आधार जो था ना वो कमजोर होने से, तो ये एक उदाहरण किसका है, आधार का हटना, आधार का हटना ये इसका कारण है, समझ गए। तो आधार कमजोर हो गया। दूसरा कारक यहां पे है, दूसरा कारक यहां पे है कि ढाल प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि। अब कोई पहाड़ी है या कोई शिलाकृति है काफी ऊंची है और उसका ढाल तेज है, तो तेज ढाल है सीधी खड़ी है तो इसमें चांसेस ज्यादा है। एक पहाड़ी है उसका ढाल मंद है, अब ये जो पहाड़ी है इसका ढाल मंद है तो इसमें कम ढाल होने के कारण चांस है वो कम है, वो जो खड़ी ढाल है इसके अंदर चांस ज्यादा है। ये तो खड़ी ढाल हो गई और ये मंद ढाल होगी, तो मंद ढाल के अंदर जो स्खलन होने के चांस कम हो जाते हैं, खड़ी ढाल है उसमें चांस ज्यादा होते हैं। तो ढाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। तीसरा पदार्थों का अति भार। अब अति भार का कारण क्या है कि जैसे कि ये अभी अपने ये लिया था, इसके ऊपर जैसे ही बरसात शुरू हुई है ना, इस सेल पर जैसे ही बरसात शुरू हुई, ये मान लिया बादल है और इस बादल से बरसात शुरू हुई, बरसात होने से ये सेल जलसिक्त हो गई, जलसिक्त होते ही है ना, ये सेल जैसे जलसिक्त हो गई मेरे साथियों, तो जलसिक्त होते ही इसका भार बढ़ गया और भार बढ़ते ही यह आधार जो है इस भार को सहन नहीं कर पाएगा और ये सेल टूट करके नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है ना, तो यह है अति भार, समझ गए ना। जलसिक्त होने से अति भार हुई है, बढ़ी है, या फिर हिमपात हो गया, या फिर इसके ऊपर क्या हो गया, हिमपात हो गया, तो उसके कारण भी भार बढ़ जाता है और सेल टूट करके नीचे की ओर स्खलित हो जाती है, यह भी एक इसका कारण है। चौथा कारक यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो आ जाता है अपना अतिवृष्टि या स्नेहन से अतिभार। अतिवृष्टि ज्यादा बरसात हो जाए, भाई अतिभार क्यों होता है, या तो अतिवृष्टि हो जाए या फिर इसके ऊपर हिमपात हो जाए, या फिर स्नेहन, स्नेहन का मतलब होता है कि अन्य तत्व घुल करके साथ आकर के इसके ऊपर इकट्ठा हो जाए, तो उस वजह से भी अतिभार होने से सेल टूट करके वो नीचे की ओर आ सकती है। तो ये कारक है, कृत्रिम या प्राकृतिक कारक से किसी भी सेल का आधार कमजोर हो जाना। दूसरा है ढाल प्रवणता ज्यादा होना है ना और ऊंचाई बढ़ जाना। तीसरा है पदार्थों का अतिभार होना, चाहे वो बरसात के कारण हो चाहे हिमपात के कारण हो या कोई स्नेहन के कारण। स्नेहन का मतलब होता है अन्य पदार्थों का वहां पे इकट्ठा हो जाना जिसके कारण सेल जो है उसके ऊपर दबाव का बढ़ जाना। ठीक है, ये कारण है। उसके बाद में अगला बिंदु है मूल ढाल की सतह से भार हटना। अब मूल ढाल है उसकी सतह से बाहर हटना, अभी मैंने बताया था उदाहरण। तो यदि मूल ढाल जो है उसकी सतह से यहां से जो भार था ये यदि हट गया तो ये ढाल कमजोर हो गई, खड़ी हो गई। अब इसके ऊपर ये ऊपर वाला जो सेल है वो नीचे गिरने के चांस बन जाते हैं। भूकंप आना, कंपन हो जाना सेल के अंदर, तो उससे भी चट्टानें टूट जाती है और भूस्खलन होता है। विस्फोट और कंपन, विस्फोट जो होते हैं तरह तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं विस्फोट जनित प्रयोग है, उसके कारण भी सेलें जो है वो कमजोर हो जाती है और कमजोर सेलें वो टूट करके नीचे की ओर स्खलित हो जाती है। सातवां अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव हो जाता है ना, जल प्रवेश कर जाता है। अभी हाल ही में अपने घटना भारत में अपने हुई थी अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो सेलें हैं वहाँ के जो मकान जो थे उनके अंदर दरारें आ गई। क्यों आई, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चला था, एक सुरंग बनाई जा रही थी जिसके तहत जैसे ही उस पहाड़ी को ड्रिल किया गया तो अंदर का पानी रिसाव होकर के साइड में चला गया। अब सेल अंदर से भार कम हो गया, उसका अंदर से खाली हुई तो जैसे ही ऊपर की सेल का दबाव बढ़ा तो
नीचे बैठ गए, नीचे बैठने से मकान जो है झुक गए, दरारें आ गई, टूट गए, है ना। तो उनको विस्थापित करना पड़ा उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पे, वरना तो वो प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था। तो ये कारण है ना। तो यह भी हो सकता है। फिर है जल का बहाव और वन विनाश। वन विनाश, पेड़ पौधे क्या करते हैं अपनी जड़ों से, पेड़ पौधे यहाँ पे दोनों काम करते हैं भाई, अपनी जड़ों से सेल को बांधे रखते हैं, है ना, सेल को बांधे रखते हैं, ये भी तो कारण है। और दूसरा ये सेल को अपक्षित होने के लिए खुला भी करते हैं, दोनों काम है। लेकिन जहां भूस्खलन अति होता है उन भागों में पेड़ का दोनों काम है भाई, ये स्केलेट होने के लिए प्रभावी भी है और उसको रोकते भी है, जड़ों से उसको बांधे भी रखते हैं, जड़ों से उस सेल को कमजोर भी करते हैं, दोनों काम है इसके, ठीक है ना। आगे चले, फिर आता है संचलन के 3 रूप। संचलन के 3 रूप, एक तो आता है अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषारवर्दी या अन्य कारणों से अनुप्रस्थ विस्थापन हो जाता है। दूसरा आता है प्रवाह, और तीसरा आता है स्खलन। अनुप्रस्थ विस्थापन, सेल विस्थापित हो जाती है ना। एक तो होती है अनुदैर्ध्य समानांतर, एक होती है अनुप्रस्थ ऊपर नीचे विस्थापित हो जाती है। भाई ये सेल थी, है ना, तो अनुप्रस्थ विस्थापन इसका ऊपर नीचे हो जाना, अनुप्रस्थ यानी एक भाग जो है उसके लंबवत ऊपर नीचे हो जाना। दूसरा है उसका तुषारवर्दी कारण ऐसा होता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक प्रवाह हो जाता है ना, सेल का दूसरे भाग की ओर प्रवाहित हो जाना। और तीसरा होता है स्खलन। तो स्खलन अभी मैंने चर्चा की, ऊपर से नीचे ढाल के और गुरुत्व बल के सारे नीचे की ओर आ जाना। तो 3 भाग इसके हैं, कौन कौन से, स्खलन, प्रवाह और अनुप्रस्थ विस्थापन। अब इसको डायग्राम के माध्यम से अनुप्रस्थ को मैं समझाता हूं आपको। तो अनुप्रस्थ विस्थापन समझ गए, तो सेल का समकोण पर खिसक जाना, जैसे एस तरंग अपन ने पढ़ी थी ना, एस तरंग, भूकंपीय एस तरंग का प्रभाव, ये क्या करती है, कंपन जो तरंग की दिशा में न होकर के उसके समकोण पर होता है, तो ये सेलों में क्या करती है, अनुप्रस्थ विस्थापन लाती है, यानी उभार और गर्त, अपनति और अभिनति बनाती है। तो मैंने भी कहा था सेल जो है उसका ऊपर नीचे की ओर खिसक जाना, ये एक प्रकार से कहें तो अनुप्रस्थ विस्थापन है। और इसमें प्रवाह जो होता है वो ढाल के अनुरूप, जो ढाल के सहारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ढाल के सारे पदार्थों का प्रवाह हो जाना, है ना, ढाल प्रवणता के अनुरूप पदार्थों का प्रवाह हो जाना। और तीसरा है स्खलन, वही भी गुरुत्व बल के सहारे पदार्थ जो है, अभी मैंने कहा था कि नीचे की ओर आ जाना, है ना, गुरुत्व बल के कारण पदार्थों का ढाल की ओर अग्रसर हो जाना, ठीक है ना। ये तीनों कारक इसमें महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, वही है उच्च पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें कुछ भाग ऊपर उठे हुए हैं, जिनका आधार कमजोर है, जहाँ भूगर्भिक हलचल ज्यादा होती रहती है ना, तो ऐसे जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं भी ज्यादा होती रहती है, जहाँ पे हिमपात होता है, सेलों में अति भार की समस्या प्राय बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से ऐसे भारत में क्षेत्र कौन से, हिमालय क्षेत्र हो गया अपना, क्योंकि विवर्तनिक दृष्टि से हिमालय आज भी कैसा एक्टिव मोड में है, ठीक है ना। इस कारण से वहां पे भूस्खलन की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा होती है। दक्षिण के अपन पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र देखते हैं, सह्याद्री वाला क्षेत्र, हालांकि दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आंतरिक भूसंचलन की प्रक्रियाएं, भूगर्भिक जो प्रक्रिया है शांत हो चुकी है ना, विवर्तनिक दृष्टि से यह प्रदेश शांत हो चुका है, फिर भी उसका भार हटना है, चट्टान का झुकाव है, उस कारण से भी कभी कभार जो है यहाँ पश्चिमी घाट जो के उसके ढाल जो है सह्याद्री पहाड़ी क्षेत्र वगैरह है, तो उनमें भूस्खलन जो है, अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, देखने को मिल जाती है कभी कभार, ऐसा होता है ना। तो कहाँ होता है भूस्खलन, तो भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र और अवगम्य संचलन होता है, काफी तेज होता है, ऊपर से चट्टानें टूट करके ढाल के साथ साथ नीचे की ओर स्खलित हो जाती है। मैंने अभी कहा था ये पहाड़ी है, तो यहाँ से सेलें हैं,
यहां से पत्थर टूटे और टूट करके इस ढाल के सारे सारे लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं इस ढाल के सारे सारे। तो इसमें आधार के सहारे आते हैं। स्खलन जो होता है उसमें जो मलबा है आधार के सहारे सहारे आता है, हट करके नहीं आता है, समझ गए ना। लेकिन आता तीव्र गति से। कारक कौन सा है, मैंने कहा गुरुत्व बल। इसके लिए कारक कौन सा काम करता है, गुरुत्व बल, है ना। और गुरुत्व बल का तीव्र और कम कहां किस अनुसार लगता है, तो ढाल प्रवणता के अनुसार। ढाल तेज है तो गुरुत्व बल ज्यादा काम करेगा, ढाल मंद है तो गुरुत्व बल कम काम करेगा, ढाल प्रवणता के कारण। इसमें स्खलित होने वाला पदार्थ शुष्क होते हैं क्योंकि जब ज्यादा नम होता है फिर तो पंख स्खलन हो जाता है। सेल स्खलन जो होता है, भूस्खलन जो होता है, उसमें शुष्क पदार्थ होता है वो टूट करके नीचे की ओर आ जाता है। तो इसमें पदार्थ जो होता है मुख्यतः शुष्क होता है। यानी क्योंकि अभी आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है, आरएसएस भी जो प्रश्न पूछ रही है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे हैं, काफी विस्तार से पूछे हैं। तो स्खलन का आपको पता है, लेकिन उसमें एक लाइन डाल दी कि इसमें पदार्थ जो होते हैं जो स्खलित होते हैं वो शुष्क होते हैं, है ना। तो यहाँ एक लाइन, प्रत्येक लाइन का आपको पता होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के प्रत्येक लाइन यदि पता है तो आप उत्तर दे पाओगे, है ना। थोड़ा विस्तार से देखना पड़ता है भाई। तो शुष्क हो, तेज ढाल के सारे संचलन अवगम्य संचलन होता है। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं जैसे कि असंलग्न वृहते का आकार और आकृति। जो भी सेल जिसका स्खलन हुआ है, जिससे चट्टान का ढाल की ओर स्खलन हुआ है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसकी शेप कैसी, आकृति कैसी, मैंने अभी कहा था कि उसकी आकृति किस प्रकार की है ना। और उसमें जो ढाल प्रवणता है वो कम है या ज्यादा है, ये मायने रखता है। सेल की निरंतरता की प्रकृति की, सेल जो बनी हुई है उसमें रवे है कि नहीं है, रवेदार सेलें है कि नहीं है, या उसमें रंध्रता है कि नहीं है, यह भी उसकी बनावट, उसकी संरचना है वो भी उसमें काम करती है। तीसरा आता है क्षरण का अंश और ज्यामिति है। ज्यामिति पर निर्भर करता है कि जो सेल जो बनी हुई है उसमें क्षरण तेज होगा या मंद होगा। तो मैंने अभी कहा था कि वो ज्यामिति कैसी है उसकी, है ना, उस पर डिपेंड करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अधिक ढाल, तीव्र ढाल वाले स्थानों पर भूस्खलन ज्यादा होता है, मंद ढाल पर भूस्खलन है वो कम होता है। ये अभी अपन ने चर्चा की थी, वही बात यहाँ पे लागू होती है। टाइम 10। फिर आता अवसर्पण। अवसर्पण, सर्पण, सर्प की तरह आगे बढ़ना, नाम ही अवसर्पण है। इसमें क्या देखो, ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहा जाता है। ध्यान से देखिए इस लाइन को, क्या लिखा है इसमें, डिफाइन कैसे किया है कि ढाल जिस पर संचलन होता है, भाई जो भी ढाल है, मान लिया इस पर संचलन हो रहा है, यहां से मलबा नीचे आ रहा है, ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन, पश्च आवर्तन वापिस एक के बाद एक दूसरे की परत का वापिस नीचे की ओर आवरना। तो पश्च आवर्तन के साथ एक परत के बाद दूसरी के बाद तीसरी परत का कंटिन्यू नीचे की ओर स्खलित होना। सेल मलबा की एक या कई इकाइयां, पहले एक इकाई टूटती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी आती है, यहां से एक भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया, तीसरा भाग आया। इस प्रकार से ढाल के सारे स्टेप बाय स्टेप ये ढाल के साथ साथ ही ये इकाइयां आगे बढ़ती है ना। तो एक या एक साथ कई इकाइयों के फिसलन को क्या कहते हैं, अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। यहां पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, डिफाइन करें इसको अपन।